हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हिस्ट्री विथ युवा में। लास्ट क्लास में बलवन को बहुत इंग्लिश प्रणाली से पढ़ा है, एक बार लास्ट क्लास आप ज़रूर देख रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, बलवन शासक बना 1265 और 1285 में उसका लड़का मरा तो बलवन उसकी याद में रो रो के पगला गया, बीमार पड़ गया और 1286 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि शासक बना उसका पोता केकूबाग। एक लड़का शहजादा मोहम्मद मंगोलों से लड़ाई करते हुए मारा गया। एक लड़का था बंगाल में, वो कहता है कि दूर कहीं जाएंगे और नई दुनिया बनाएंगे, तो उसने बंगाल में एक नई दुनिया बना ली, उसने दिल्ली आने की कोशिश नहीं की। और जो गुलाम सरदार थे उनका कहना था कि कोई भी शासक बने लेकिन वो बलवन के ही खानदान का हो, तो उसके पोते केकूबाग को शासक बनाया गया। ठीक, केकूबाग को दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने और उसके दामाद ने नशा कर करके बिगाड़ दिया। इतना नशा करवाया कि वो बीमार पड़ गया। उसने अपनी रक्षा के लिए एक व्यक्ति को बुलाया था जो उत्तर पश्चिम का सूबेदार था। उत्तर पश्चिम में उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी मंगोलों से, वो सफल रहा। उस व्यक्ति का नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी। तो वो आया था रात के नशे में, एक क्वार्टर लेने के बाद उसने केकूबाग को कंबल में लपेटा, वो ले जाके मगर के सामने फेंक दिया। मगर ने जिंदा खा गई कंबल सहित। और एक छोटा सा लड़का क्यूमर्स, जिसे कभी कभी केमुर्स भी कहा जाता है, तो केमुर्स शासक बना था। ठीक है, केमुर्स। जलालुद्दीन खिलजी ने इसको ऐसा हवा में उछाला और ऐसी तलवार मारी, 2 टुकड़े हो गए। बच्चा था छोटा सा केमुर्स। और दिल्ली में खलजी वंश की स्थापना कर दी। आज की क्लास से खलजी वंश शुरू होगा। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास आज से शुरू होगा और 1947 तक चलेगा। ठीक है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केमुर्स था। ठीक है, 1290 में गुलाम वंश खत्म, इलवारी तुर्कों का शासन खत्म और गैर इलवारी तुर्क और भारतीय मुसलमानों का शासन प्रशासन आज से शुरू। ठीक है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केमुर्स। ठीक है, इसकी हत्या किसने की? जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी ने की। ऐसा हवा में उछाला, और वो एक गेम होता है ना फ्रूट्स काटने वाला, ऐसे करके काट डाला इसको। ये था गुलाम वंश का अंतिम शासक। ठीक है दोस्तों, आज से खलजी वंश शुरू। अब देखो कहानी आगे क्या होता है। ठीक है, कहानी सुनो अब आप आगे की, आगे क्या होता है। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी, ठीक है, इसे गैर तुर्क समझा गया था। इस व्यक्ति ने खलजी वंश की स्थापना की। किसको मार के की? गुलाम वंश के अंतिम राजा या अंतिम शासक या सुल्तान केमुर्स की हत्या करके 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी ने भारत में यानी कि दिल्ली में खलजी वंश की स्थापना कर दी। ठीक, तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी है कौन? हर बार अचानक से एक नया
मॉडल हमारे सामने आ जाता है, एक नई डायनेस्टी, आजकल इंग्लिश चल रहा है ना, तो डायनेस्टी हमारे सामने आ जाती है और हमें अपने सिलेबस को बढ़ाना पड़ता है, पूरा पढ़ना पड़ता है कि भैया कौन है, क्या कारण है इनके आने के। तो अब ये व्यक्ति आया है कौन, जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी 1290, और इसने दिल्ली में स्थापना कर दी। ठीक है, दिल्ली में कौन आ गया अब, खलजी वंश। ठीक, ये चलने वाला है आपका 1290 से, ये चलेगा आपका 1320 तक। ठीक है, एडी में चल रहे हैं अपन, ध्यान रखना, एडी या सीई में। अब सुनो आप कहानी फिरोज शाह खलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी जिस समय केकू बाग का शासन था, जिस समय भारत में दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था, केकू बाग उनका सुल्तान था, उस समय जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी कौन था, ये उत्तर पश्चिम का सूबेदार था। ठीक है, और इसको अंगरक्षक बनाकर बुलाया था केकू बाग ने, क्योंकि केकू बाग को पता चल गया था कि मेरे खिलाफ प्लानिंग चल रही है सल्तनत में, तो इसको बुलाया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी को। तो इसने उसी को मारा और दिल्ली में खलजी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, इसे भ्रमवश, इसे गलती से गैर तुर्क समझा गया, लेकिन ये तुर्क ही है। इसे आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि ये तुर्क और अफगान इनका रक्त मिश्रण है, यानी कि जो तुर्क भारत में आए और जो अफगान के शासक भारत में आए थे लूटामारी करने, उन्होंने यहाँ शादी की होगी, तो उनके ही रक्त मिश्रण से ये खलजी जन्मे हैं। ठीक है, जबकि हमने पढ़ा है 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी को खरीद के लाया था कौन, हमारा मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी तो खरीद के लाया, उसी टाइम से खलजी आ गए हैं, तो ये नया पीस थोड़ी है, ये पुराने हैं। ये 1192 यानी कि 12वीं शताब्दी से भारत में है। ठीक है, और अब 13वीं शताब्दी लगने वाला है। देखो 13वीं शताब्दी तो लग चुका है, 14वीं शताब्दी लगने वाला है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शताब्दी का मतलब देखो, जैसे 13वीं शताब्दी चल रही है, इसका मतलब होता है 1200 से 1300 तक। ठीक, जैसे अभी हम बात करें तो कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं, इसका मतलब है 2000 से 2100 तक, ये मतलब होता है शताब्दी का। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, समझ में नहीं आ पाता है, तो ध्यान रखना, जैसा अभी मुझे हो गई। तो 12वीं शताब्दी में ये रहे, कब आए ये भारत में, 1192 में आए थे, तब के हैं ये। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह, इसे क्या समझा गया, गैर तुर्क समझा गया। गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमुर्स को मारा। कैमुर्स को मारने के साथ ही भारत में एक नए वंश की स्थापना हुई, खलजी वंश की। भारत में अब तक केवल तुर्क सुल्तान बना करते थे, अब भारत में गैर तुर्क और भारतीय मुसलमान भी सुल्तान बन सकते हैं। ठीक है, जिस समय जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी ने भारत में खलजी वंश की स्थापना की है और ये सुल्तान बना है, इसकी एज है 70 साल। 70 साल का बुजुर्ग है ये, जिस समय ये सुल्तान बना। 70 साल का बुजुर्ग मात्र 6 साल शासन कर पाएगा। ठीक है, ऐसा कहते हैं इतिहासकार, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी की उम्र का प्रभाव सल्तनत पे साफ साफ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, समझो इस बात को। देखो, अब ये बन गया सुल्तान, तो जो बदायूं का सूबेदार था और जो अवध का सूबेदार था,
और जो कोतवाल था दिल्ली का, इसने पोस्ट चेंज नहीं की, और जो वजीर था उसकी भी पोस्ट चेंज नहीं की। बदायूं का सूबेदार था मलिक छज्जू, उसको ही इसने सूबेदार रहने दिया, मलिक छज्जू। ठीक है, ये बदायूं का सूबेदार था। वजीर था इस समय ख्वाजा खातिर, इसी को वजीर रहने दिया, इसने किसी को पोस्ट से नहीं हटाया। और कोतवाल फखरुद्दीन, बलबन की बीवी से फखरुद्दीन का अफेयर था, और बलबन को ये बात पता नहीं थी। उसी के चक्कर में तो पूरी सल्तनत, पूरा गुलाम वंश मिट गया एक महिला के चक्कर में। ठीक है, तो फखरुद्दीन क्या था? कोतवाल था फखरुद्दीन। ठीक, ये कोतवाल था, इसको कोतवाल रहने दिया। इसका दरबारी कवि है जियाउद्दीन बर्नी, रहने दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी तक तो दिल्ली में जितने भी सुल्तान बैठे वो केवल तुर्क जो मुसलमान थे उन्हीं को ऊंचे पद दिया करते थे। इसने नरमी दिखाई, कहता है क्या दिक्कत है, सबको लाओ। इससे जो कुलीन वर्ग था उनको खुशी भी हुई, क्योंकि जब बलबन शासक था भाई, बलबन ने केवल और केवल उच्च पदों पर तुर्क मुसलमानों को बैठाया, और उसने तो ये तक कह दिया था, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ सुनने, ठीक है, कि मैं जब भी किसी निम्न परिवार के या निम्न जाति के सदस्य को देखता हूँ तो मेरी सिराएं क्रोध से कांप उठती हैं, और मेरी आंखें अग्नि से जल उठती हैं, और मेरा हाथ तलवार पर स्वतः पड़ जाता है कि मैं उसका कत्ल कर दूं। ठीक है, तो ऐसी बातें बलबन करता था, इसने नरमी दिखाई। और ये कहता है कि भारत, जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी कहता है कि भारत हिंदुओं के बहुमत वाला देश है। ये कहता है कि भारत हिंदुओं के बहुमत वाला देश है, भारत को एक इस्लामिक राज्य में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। भारत को अगर एक सल्तनत के रूप में मुसलमान चलाना चाहते हैं तो हिंदुओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सल्तनत नहीं चल सकती। और ये कहता है कि भारत को इस्लामिक राज्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, आज तक नहीं किया गया, 2023 तक। ठीक है, ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी ने कहा। एक बार और बोल रहा हूँ मैं, नोट कर लेना इस बात को। जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी ने कहा था कि भारत हिंदुओं के बहुमत वाला देश है, भारत हिंदुओं के बहुमत वाला देश है, इसे इस्लामिक राज्य में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर भारत में सल्तनत को चलाना है तो हिंदुओं को शासन प्रशासन में भागीदारी देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, ये बातें किसने कही? जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी ने कही। ठीक, अब देखो इसके समय क्या हुआ कि बदायूं का जो सूबेदार है मलिक छज्जू, इसने कर दिया विद्रोह। इसने विद्रोह किया तो फिरोज शाह खलजी साहब जो हैं ये खुद ही गए। फिरोज शाह तुगलक नहीं है, ये खलजी है, ये खुद ही गया कि हम जाएंगे विद्रोह दबाने। ये दिल्ली से निकला बदायूं के लिए। इसके साथ है अलमास बेग, भतीजा। ठीक है, इसका लड़का है खाने खाना, वो भी साथ है। एक लड़का है अली, जो इसका दामाद भी है और भतीजा भी है। ठीक है, और फखरुद्दीन कोतवाल ये तो रहेगा ही साथ में, किस्मत का धनी है, महान धनी। एक तो बलबन के समय बलबन की पत्नी से अफेयर, और उसके बाद अभी भी सूबेदारी इसी के पास है, कोई दिक्कत नहीं है इस व्यक्ति को, किस्मत देखो। ठीक है, तो बदायूं गए भैया ये विद्रोह दबाने, बदायूं का विद्रोह। ठीक है,
तो इस विद्रोह में हुआ क्या कि मलिक छज्जुक पकड़ा और अली ने बहुत मारा, इतना मारा कि कपड़े फट गए। अपना जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी इमोशनल हो गए, इतना क्यों मारते हो भाई, थोड़ी तो दया करो। उसको एक जोड़ी कपड़े सिलवा के दिए और उसको मुल्तान भेज दिया। यहाँ सीधा मुल्तान आ गया, मुल्तान भेज दिया। ठीक है, ये विद्रोह दबा दिया। तो अली का यहाँ पे दिमाग चला कि चाचा में कोई ना कोई दिक्कत है, समझ नहीं पा रहा था वो, लेकिन उसने किसी को बोला नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में 1000 ठग और चोर पकड़ा है। दिल्ली में 1000 ठग और चोर पकड़ा है। तो सुल्तान पूछते हैं कि भाई चोरी क्यों करते हो। इनने कहा साहब गरीब आदमी हैं, खाने पीने के लिए पैसा नहीं है। इमोशनल हो गए ये। इनको धन दौलत सोना चांदी संपत्ति दे के, नाव में हाथ दे के कित बंगाल जाओ, वहां लूटा मारी करो। तो अली एक बार फिर टेंशन में, कहते चाचा क्या बात है, हमें समझ नहीं आ पा रहा, कोई तो दिक्कत है। अली ने कुछ नहीं बोला, अली चुपचाप है। अली कहता बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अली ने क्या किया, अली ने, ठीक है, ये इसका क्या है, ये दामाद भी है अली और ये भतीजा भी है। इसने मालवा और भेलसा पर आक्रमण किया। मध्य प्रदेश का जो मालवा है ना, इस पे मालवा और भेलसा पे आक्रमण किया और दोनों जीत लिया। जियाउद्दीन बरनी ये लिखता है और आगे चल के अमीर खुसरो भी ये बात बोलेगा कि मालवा और भेलसा, खासकर मालवा, ऐसे स्थान थे कि विश्व का बड़ा से बड़ा भूगोल शास्त्री भी इसकी सीमा निर्धारित नहीं कर सकते थे। इसके भूगोल को समझने में बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता अपने हाथ छोड़ देते थे। ऐसे शासक को हराना, और यहाँ पर क्योंकि राजपूत थे, ऐसे शासक को हराना और ऐसे स्थान को जीतना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अली ने जीत लिया। जलालुद्दीन को बताने गया इसका भाई अलमास, अलमास इसका भाई बताने गया, एक चाचा मालवा और भेलसा जीत लिया। अपार धन संपत्ति लेकर गया है अली यहाँ से, क्योंकि अली की अलग ही प्लानिंग है। ये अली आगे चल के एक बहुत बड़ा सुल्तान बनने वाला है, जिसे भारत में आज तक बहुत मिस किया जाता है, याद किया जाता है। बतान गया है। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी खुश है इस बात से कि भाई भतीजा अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, खुश है। ठीक है, उसके बाद देखो, रणथंबोर विजय के लिए गया कौन, अपना जलालुद्दीन। जलालुद्दीन आया रणथंबोर विजय के लिए। और रणथंबोर का जो किला है, इस पर चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान की कुछ उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे और बहुत शक्तिशाली किला था रणथंबोर का किला। तो रणथंबोर आक्रमण के लिए आया कौन, जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी। यहाँ आके कहता है कि रेंदु वापस चलो, कोई मतलब नहीं है। कहता है कि ऐसे 1000 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, मैं फालतू में रक्त नहीं बहाना चाहता है। ऐसे ऐसे डायलॉग बोलता है ये जलालुद्दीन खिलजी, बहुत मस्त लगते हैं इसके 2-3 डायलॉग, इनको फिल्मों में लेना चाहिए। एक डायलॉग इसने जो बोला हिंदुओं को लेकर कि भारत हिंदुओं के बहुमत का देश है और इसे इस्लामिक राज्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर भारत को एक सल्तनत के रूप में चलाना है तो हिंदुओं की शासन में भागीदारी बहुत ज़रूरी है। दूसरा डायलॉग
कि मैं ऐसे 1000 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, मैं फालतू में रक्त नहीं बहाता। ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी कहता। अली समझ गया इस बार। अरे कहते चाचा की उम्र हो गई, वो चाचा बस की नहीं रही अब कोई भी बात। अली समझ गया। ठीक है, ये 1292 की घटना, रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर के लिए आया था, यहाँ पे है रणथंभौर, ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, आजकल तो क्या है कि देखो, उस समय सीमाएं अलग थी, आज की सीमाएं अलग है। ठीक है, तो रणथंभौर के लिए आया था, वापस चला गया। वापस गया तो एक ब्राह्मणों का किला था, झेन किला। ठीक है, झेन किला किसका किला था? ये ब्राह्मणों का। इस किले में ओम जय जगदीश हरे आरती चल रही थी। ब्राह्मण बढ़िया पूजा पाठ में ओम जय जगदीश हरे में मगन थे। जलालुद्दीन खिलजी को पता नहीं क्या सूझा, वैसे तो बड़ा नरमी बरता इसने हर जगह, लेकिन ब्राह्मणों को देख के पूरे ब्राह्मणों को कटवा दिया, ओम जय जगदीश हरे कर दिया इनका। पूरे झेन किलों को लूट डाला, तबाह कर दिया। लड़का खाने खाना, लड़का खाने खाना। ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ। खाने खाना सीधी मौला की संगति में आ गया। किसकी संगति में आ गया? सीधी मौला। बाप सुल्तान, वो लड़का सट्टे निकालने का काम कर रहा है, सट्टे के नंबर निकलवा रहा है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी ने इसकी आंखें फुड़वा दी। वो सीधी मौला, इसको हाथी से कुचलवा दिया। ये पहला और एकमात्र कारण था जब जलालुद्दीन खिलजी ने गुस्सा दिखाया। ठीक है, जैन के लोगों को लूटा वो तो एक अलग चीज़ है, खुद के लड़के पे गुस्सा दिखा दिया। सीधी मौला को हाथी से कुचलवा दिया गया। रणथंभौर आक्रमण भी विफल। अली समझ गया कि चाचा के बस की बात नहीं है। ये थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की कहानी, इतनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लड़का अली समझ गया कि अपने चाचा की बस की नहीं रही। अली दिल्ली से कड़ा माणिकपुर आया। ठीक है, कड़ा माणिकपुर, कड़ा माणिकपुर आया। यहाँ का सूबेदार इसको बनाया था जलालुद्दीन खलजी ने। और यहाँ से अलमास से कहता है कि अलमास तू जा चाचा के पास, मैं चंदेरी आक्रमण करने जा रहा हूँ, चंदेरी को लूटना है। ये बोल दिया किसने? अली ने। इसे उलूग खां भी कहा जाता है। इसने कहा कि मैं चंदेरी जा रहा हूँ आक्रमण करने, और तू जा चाचा को ये मत बताना बस कि लड़का आक्रमण करने कहीं गया है। ठीक है, नहीं तो चाचा गुस्सा होंगे। चाचा से बहुत प्रेम भी करता था अली। तो अलमास ने कहा ठीक है भाईजान, कोई दिक्कत नहीं है। अलमास दिल्ली आ गया। ठीक, ये चंदेरी आया। चंदेरी आया, यहाँ से देखो ये नर्मदा नदी है, उत्तर और दक्षिण भारत को दो भागों में बांट देती है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है। ठीक, यहाँ आया तो नर्मदा नदी को देख के सोच रहा है अली कि क्या इसके बाद दुनिया नहीं है? ऐसा तो है नहीं। इसने यहाँ से इधर आया और देखा कि बहुत बड़े बड़े किले हैं, बहुत सारे लोग देखे इसने, और ये वापस चंदेरी गया। वहां से एक छोटी सी सेना के साथ निकला। ठीक, वहां से एक छोटी सी सेना के साथ ही निकला है, और इसने एक अफवाह फैलाई पूरे साम्राज्य में। यहाँ पर
ठीक है, नर्मदा नदी के साइड आ गए अब अपन। यहाँ पर इसने एक अफवाह फैलाई, उत्तर पश्चिम से निष्कासित राजकुमार, उत्तर पश्चिम से निष्कासित राजकुमार काम की तलाश में दक्षिण दिशा में आया है। ये अफवाह फैलाई है किसने? अली ने। उत्तर पश्चिम से निकाला हुआ राजकुमार काम की तलाश में दक्षिण भारत आया है। वो चंदेरी के बहाने इसने देवगिरी पर आक्रमण किया। चंदेरी के बहाने देवगिरी पर। इस समय देवगिरी में थे यादव, ठीक है, देवगिरी पर आक्रमण किया चंदेरी के बहाने देवगिरी। देवगिरी में इस समय कौन है? रामचंद्र देव यादव। इसका लड़का है शंकर सिंगन देव, शंकर सिंह देव इसका लड़का है। लड़का गया है होयसल, ये देखो, ठीक है, होयसल में है इस समय वीर भल्लाल थर्ड, वीर भल्लाल देव तृतीय। होयसल आया है लड़ाई करने इनको हराने के लिए। लड़के ने आके परास्त कर दिया और वापस लौट रहा है। इतने में आक्रमण किया है किसने? अली ने, देवगिरी पे, ठीक है। और यहाँ पर यादवों की अभी क्या चल रही है? प्लानिंग चल रही है कि इधर जीतना है उधर जीतना है। लड़का लड़ाई करने गया है। दक्षिण भारत में पहुँचने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ये अली अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भारत का सुप्रसिद्ध सुल्तान बनेगा और अपने खूंखार कामों के लिए, अपने क्रूरतापूर्वक और निर्ममतापूर्वक शासन को चलाने के लिए, राजपूतों से दुश्मनी के लिए पहचाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। इसने देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी का जो राजा था रामचंद्र देव, वो समझ नहीं पाया, क्योंकि पहली बार देखा है ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं, पहली बार देखा है ऊपर हरा कपड़ा लपेटा है, और समझ नहीं पाए वो। उनको लगा कि ये बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है और अफवाह फैला दी गई है कि उत्तर पश्चिम से निष्कासित राजकुमार, उत्तर पश्चिम से निष्कासित राजकुमार काम की तलाश में दक्षिण दिशा में आया है और दक्षिण में आया तो देवगिरी पे इसने आक्रमण कर दिया, ठीक। तो पत्थर पे चढ़ के, जो एक कभी कभी देखना क्या होता है कि किले होते हैं, जैसे कि मैं एक किला बना दूं कि ये एक किला है, ठीक है, ये एक पूरा किला है, ये इसकी पूरी दीवारें हैं ऐसी, ठीक है, ये किले हैं। तो एक ऊंचा स्थान बनाया जाता है ताकि कभी आक्रमण हो तो दूर तक देखा जा सके, दूर तक देखा जा सके, इसलिए ऊंचे स्थान बनाए जाते थे। तो एक ऊंचा स्थान था यहाँ पर, यहाँ से देखा यहाँ के राजा ने, तो बहुत दूर तक देखा तो इधर से एक सेना आ रही थी, लेकिन इसने ये नहीं समझ पाया कि ये सेना इसके लड़के की सेना है, शंकर सिंह देव की सेना है। इसका फायदा उठाया किसने? अली ने। और अली ने ये कहा कि ये तो एक छोटी सी सेना है, सुल्तान की सेना, उत्तर भारत के राजाओं की सेना पीछे से आ रही है। ये फायदा उठा, और ये फायदा मिला किसको? अली को। ये समझ नहीं पाया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। मैं अलाउद्दीन के साइड से पढ़ाऊंगा अभी, ये तो मैं अभी केवल कहानी बता रहा हूँ। जलालुद्दीन इस समय जिंदा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि देवगिरी के राजा ने कर दिया समर्पण, आत्मसमर्पण। एक खुद के नाप की सोने की मूर्ति और अपार धन संपत्ति अली को दी, क्योंकि अली को पता था कि मैं यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता, अपनी औकात के बाहर है ये बात।
ठीक, क्योंकि ये उत्तर नहीं, ये दक्षिण भारत है, इसका फायदा मिल गया। एक पूरे सोने की मूर्ति खुद के नाप की अली को दी, अपार धन संपत्ति दी, और अली यहाँ से सीधा वापस लौटा कड़ा मानिकपुर। अब अली यहाँ से कहाँ निकला? सीधा कड़ा मानिकपुर। ये वापस आया, बहुत धन संपत्ति, ये ठेला, ठीक है, ये ऊंट, ये अलाउद्दीन खिलजी धन संपत्ति लेके कहाँ जा रहा है? कड़ा मानिकपुर, अपार धन संपत्ति। तो भाई अलमास ने बोला कि चाचा, बड़े भैया कभी मालवा पर आक्रमण करते हैं, कभी भेलसा पे आक्रमण करते हैं, और अभी भैया चंदेरी का बोलकर दूसरी जगह गए हैं भाईजान। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कहते ठीक है गया होगा लड़का। ये बात बताई वजीर ने और फखरुद्दीन ने कि भाई तुम्हारा लड़का चंदेरी के बहाने दक्षिण भारत गया है, और दक्षिण भारत में इतने खतरनाक खतरनाक राजा होते हैं, अली को कुछ हो गया तो ऐसा बताया। अली का मंजस उतवा दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी ये यहाँ से गया, इसने सेना को रखना भी जरूरी नहीं समझा। फखरुद्दीन ने कहा महाराज सेना रख लो। कहते हैं कि सेना रख लूँगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने उस पर आक्रमण कर दिए धन संपत्ति की लालच के लिए। बहुत प्यार करता है, ऊपर से दामाद प्लस ससुर है, सग्गा चाचा ही सग्गा ससुर है इसका, अली का। तो देखो क्या हुआ। अब अपना अली है यहाँ, ठीक है, ये नदी पड़ती है बीच में, ठीक, इसको पार करके जाना है। और जलालुद्दीन यहाँ से निकला है, सेना छोटी सी सेना के साथ, ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो अली यहाँ पे खड़ा है और अली बहुत डरा हुआ है कि ऐसा नहीं हो कि चाचा मुझसे नाराज़ हो जाएं, वो लड़की को भी ले जाएं। तो अली बहुत डरा था। तो जलालुद्दीन ने कहा कि डर मत, मैं आ रहा हूँ। नदी पार करके ये नाव में बैठ के और इस साइड गया, कौन? अपना जलालुद्दीन खिलजी। गले लगाया, उससे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही लड़का है तू। नाव में बैठा जलालुद्दीन खिलजी। जैसे ही नाव में बैठने के लिए उसने ऐसी पीठ पलटाई, ऐसा खंजर निकाला, अली ने घूप दिया। अंतिम समय में जलालुद्दीन खिलजी कह रहा है, अरे धोखेबाज तूने ये क्या किया, अरे धोखेबाज तूने ये क्या किया। अभी भी इसको डायलॉग मारने से फुर्सत नहीं है। गर्दन को काटा, नदी के साइड आया और यहाँ से घोड़े पे सवार, हाथ में गर्दन लेके सीधा निकला है दिल्ली। सुल्तान घोषित कर दिया अपने आप को। 1296 अलाउद्दीन खिलजी के नाम से उलूग खां या अली ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्लास में अलाउद्दीन खिलजी। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।